बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शमाला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, सेहत सब के लिए पीटीवी न्यूज़ का वो प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। हमारी कोशिश है कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए इस कदर हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट कर दें कि बीमारियों को वक्त पर डायग्नोज और ट्रीट किया जा सके। बहुत सारी बीमारियाँ लाइफस्टाइल की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि दिल की बीमारी है, शुगर, डायबिटीज़ वगैरह। इनमें अगर आप अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील कर लें तो बहुत हद तक इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है, इनके साथ एक कंफर्टेबल तरीके से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अगर आप वक्त पर सोते हैं, वक्त पर जागते हैं और वक्त पर खाते हैं तो आपके बहुत सारे मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। और यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि आपकी ज़िंदगी को एक ऐसे ट्रैक पर डालना कि आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें और सेहतमंद ज़िंदगी भी। इस तमाम काविश में हमारा साथ देते हैं हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। AFIC को कमांड किया, RSC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। इसके साथ साथ इनको इनकी खिदमात के नतीजे में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से भी नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वेलकम अस्सलाम। टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत बहुत। जी सर, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गर्मी से काफ़ी इम्पैक्ट हो रहे हैं। मेरी भी आज तबीयत जो है वो थोड़ी नासाज है, तो इवन डॉक्टर्स भी बीमार हो जाते हैं, जो कि एक नेचुरल सी बात है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फिर टेम्परेचर का चेंज आता है। हमारे जो वर्किंग इन्वायरमेंट्स हैं वहाँ पर AC लगा हुआ होता है, ठंडा पानी पीने को दिल करता है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि जो दिल के मरीज़ हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि वो एक बेहतरीन समर गुजार सकें? बिल्कुल, ये आई थिंक जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए मौसम बहुत ही ख़राब होता है। बहुत ज़्यादा सर्दी भी ख़राब होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी ख़राब होती है। और कई दफ़ा जो है वो उस गर्मी की वजह से दिल के ऊपर बोझ बढ़ जाता है और बहुत सारे मरीज़ जिनके वैसे अदरवाइज़ वो ठीक चल रहे होते हैं, उनमें अंजाइना या दिल का दर्द होना शुरू हो जाता है। और स्पेशली जो लोग हार्ट फेलियर वाले हैं, उनका हार्ट जो है वो सांस ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है, तो दवाइयों को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है। एक तो ये है कि गर्मी से बचना चाहिए, जैसे आजकल टेम्परेचर जा रहा है 47-48 पे चला जाता है बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा गर्मी और खुश गर्मी है। तो कोशिश ये करें कि आपने जो काम काज करना है, आउटडोर के जो काम काज करने हैं, घर के जो काम काज करने हैं, और सुबह 5 बजे से रोशनी शुरू हो जाती है तो 10-11 बजे तक वो काम कर ले। 6 घंटे आपके पास होते हैं, 5 घंटे आपके पास होते हैं, अपने जो काम काज है वो उस वक्त कर लें। 11 से 4 बजे तक आप रेस्ट करें, अंदर इंडोर रहें। ठीक है। यानी कोशिश करें कि आप बाहर ना निकलें, और अगर कहीं निकलना पड़ जाए तो छतरी हाथ में हो जाए या सर पे कोई ना कोई कवर होने, टोपी ऐसी होनी चाहिए कि जो कि ना सिर्फ सर को कवर कर रही हो बल्कि उसका साया आपके मुंह के ऊपर भी पड़े, ताकि मुंह के ऊपर भी जलन ना हो। बिल्कुल। और पीछे से जो कवर करके रखें, गर्दन आपकी नंगी ना हो, वहाँ से जो एक्सपोज पार्ट होता है वहाँ से हीट जो है बहुत ज़्यादा होती है। पानी अगर नहीं भी प्यास तो फिर भी पीना है, ठीक है। प्यास के बगैर आपने पानी पीना। ये बड़ा वहाँ इम्पोर्टेंट हाँ, ये पॉइंट बहुत आपने बताया इंपॉर्टेंट। है। अगर जी। आपको नहीं प्यास लग रही तो हाथ में बोतल पकड़ लें, थर्मस पकड़ लें, कोई चीज़ ऐसी पकड़ लें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप कुछ घूंट पानी के पीते रहें तो आप इस हीट वेव से जो है, इसके बुरे असरात से आप बच सकते हैं। और अगर कहीं खुदा न खास्ता आपको महसूस हो कि आपको चक्कर आने शुरू हो गए, कमज़ोरी शुरू हो गई है, टांगों में जान नहीं रही, तो फ़ौरन कोई ना कोई साया तलाश करें और साए में चले जाएं और ठंडा पानी पिएं, या अपने ऊपर ठंडा पानी, सर के ऊपर, मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर, कपड़ों के ऊपर ठंडा पानी डालें। और इस मौसम में कपड़े हमेशा हल्के पहने, यानी कि अंदर बुनियान वगैरह ना पहने बेशक। अच्छा, ठीक हाँ, है। और लाइट कपड़े पहने और जिसमें से हवा गुजर सके, और ऐसे कपड़े ना पहने जैसे नायलॉन वगैरह के है जिसमें से पसीना भी ना जज़ब हो सके, हवा भी ना गुजर सके, उससे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर खाना पेट भर के इस मौसम में नहीं खाना, हमेशा भूख रख के खाना खाना है। जितना आप खाना खाते हैं आपको गर्मी ज़्यादा लगती बिल्कुल है, ऐसे ही है और सर। जितना आप मसाले वाली और मिर्चों वाली चीज़ खाते हैं आपको गर्मी लगती है। जितनी आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, गर्म बाहर मौसम में, ठंडे कमरे में तो आप पी सकते हैं, लेकिन बाहर उसमें गर्मी में पीते हैं तो आपको और ज़्यादा गर्मी लगती है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, हर सूरत में पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और कहीं खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो मुंह के ऊपर ठंडे पानी के छींटे, बर्फ़ के छींटे, या तौलिया गीला करके, बर्फ़ वाला तौलिया गीला करके पूरे जिस्म पे मले। इससे काफ़ी हद तक इसके असरात से बचे जा सकते हैं। और आजकल तो गवर्नमेंट ने अस्पतालों में हीट वेव सेंटर बनाए हुए हैं, ठीक है। जहाँ ज़्यादा कोई बेहोश हो जाए या कोलैप्स हो जाए, उसको फ़ौरन उठा के हॉस्पिटल में भी उसको ड्रिप की ज़रूरत हो और वहाँ पर उसे कूलिंग की ज़रूरत हो। सही, ठीक है। कि यानी अगर आप कह रहे हैं कि तबीयत ज़्यादा ख़राब
ख़राब हो रही है तो फिर आपने पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है। और वैसे थोड़ी बहुत फर्स्ट एड आप घर में भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास पानी है तो पानी पिला दिया, टांगे ऊपर कर दी ताकि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बेहतर हो जाए। और आपने पानी कहा चला कि दिया, ऊपर पानी चला दिया। ठीक है, ऊपर पानी, जिस तरह कि आपने कहा कि बर्फ़ वाला तौलिया जी भी लगा जी सकते हैं, तो इससे असरात कम हो सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली गर्मी में ही काम करना है, तो अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी को उसके अराउंड ही एडजस्ट कर लेंगे तो उससे काफ़ी मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। सर, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम हमेशा से बात करते हैं कि हमारे रीजन में हार्ट डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हम देख रहे हैं सर कि एब्डोमिनल और विसरल जो फैट है लोगों में वो भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ये वाली ओबेसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। तो आपके ख्याल से देखिए, हम कोशिश तो कर रहे हैं, प्रिवेंशन पर भी काम हो रहा है, तो फिर डिजीज़ बर्डन बढ़ता क्यों चला जा रहा है इसके क्योंकि बावजूद? आपका मेरा कोई प्रोग्राम को सुनता और उस पर अमल नहीं करता। देखें, ये सही। प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि देखें, ये बीमारी इस दुनिया के इस खित्ते में 80% जो बोझ है बीमारी का इस दुनिया के इस खित्ते में है। और ये बीमारी 80% इससे बचा जा सकता है अगर आप एहतियाती तदाबीर करें। जी। यानी आप अपनी खुराक को ठीक रखें, मोटापा ना होने दें, वर्जिश आप करें, यानी रोज़ाना आधा घंटा पौना घंटा आप पैदल चलें, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें। अगर शुगर या ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करके रखें। ग़ज़ा अपनी को सादा खुराक रखें जिसमें गोश्त का कम इस्तेमाल, सब्ज़ी और दालों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, चिकनाई का कम इस्तेमाल हो, सिगरेट नोशी ना करें। और अगर एक्सरसाइज करें और डाइट को ठीक कर दें तो आप काफ़ी हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। मैं भी देखें, आजकल हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं 30-40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के साथ, और वो उन्हें कई दफ़ा उन्हें मसला कई दिनों से चल रहा होता है, वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे होते कि उन्हें सिम्टम और तकलीफ हो रही होती है कि ये दिल की तकलीफ हो सकती है। जब तक कि दिल अटैक करके हार्ट अटैक हो के उन्हें गिरा नहीं देता, उस वक्त तक वो अस्पताल नहीं पहुंचते। देखिए, जब शुरू में आपको सीने में तो हम इस प्रोग्राम में बताते हैं कि अलामात क्या हैं जब आपने डॉक्टर के पास हार्ट अटैक होने से पहले पहुंचना है, और वो ये है कि सीने में बोझ दर्द हो, घुटन हो, इस हड्डी के पीछे दर्द हो, ऊपर गर्दन में चला जाए, जबड़े में चला जाए, बाजू में चला जाए, और आपको घबराहट और पसीने आने शुरू हो जाए, और यूं ही रेस्ट करें तो वो ठीक हो जाए, तो ये दिल की तकलीफ है। आपको चाहिए कि फ़ौरन दिल के वाले स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, और उसको एटलीस्ट जब आप वो देख लेंगे, डायग्नोज कर लेंगे, आपको दवाई शुरू कर देंगे, तो आप उस हार्ट अटैक से बच सकते हैं, उस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इमरजेंसी वाली दवाई होती है, ज़बान के नीचे रखने वाली एंजिस्टेट, वो हर वक्त आपकी जेब में होनी चाहिए। डिस्प्रिन आपके पास हर वक्त होनी चाहिए। और अगर कोई काम करने से आपको सीने में दर्द होता है तो उस काम को उधर ही बंद कर दें। ठीक है। अगर उसको जारी रखेंगे तो आपको अगले चंद मिनटों में हार्ट अटैक होने का डर होता है। तो अगर कोई फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं, या किसी स्ट्रेस में हैं, या गुस्से की हालत में हैं, या कोई वजनी चीज़ आपने उठाई हुई है और बातें कर रहे हैं, या फ़ोन लंबा सुन रहे हैं और आपको सीने में दर्द होगा, तो फ़ोन उधर ही बंद कर दें। ठीक है। दैट मीन्स अगर उसको आपने जारी रखा तो अगले चंद मिनटों में आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, और जब वो ठीक हो जाए तो फिर फ़ौरन अस्पताल पहुँचे। हो सकता है कि वो इवाल्व कर रहा हो, हार्ट अटैक हो रहा हो, उसको रोका जा सकता है वहाँ पर इलाज करके। ठीक है, बिल्कुल सर, जिस तरह कि आपने कहा कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि लोग इस तरह के प्रोग्राम्स देखें, उनको सुनें, उस पर अमल करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट है जो कि लोग देखते हैं, लेकिन जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो लोग नहीं देखते हैं। और हमारे प्रोग्राम का भी यही मकसद है कि लोगों को वेल इन टाइम इन्फॉर्म करना कि किस तरह से वो हार्ट अटैक को बचा सकते हैं। और हमने बात की कि अगर आप टाइम पर पहुंच जाते हैं तो बहुत दफ़ा आप जो है वो डैमेज को कम कर सकते हैं। सर, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए, हम बात तो करते हैं, जिस तरह के प्रोग्राम में भी डिस्कस करते हैं, फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवाई भी उनको दे दी जाती है, लेकिन वो दवाई सिर्फ जेब में ही रहती है। हमारी जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स आवर ओन हेल्थ वो इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर कॉलर है, उनको पहले ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? सर जी, वालेकुम सलाम। मैं गुजर खान से सर बोल रहा हूँ। जी। पहले तो डॉक्टर साहब की मैं बहुत तारीफ करूंगा कि डॉक्टर साहब बहुत आसान अल्फाज में जुबान इस्तेमाल करते हैं और उसकी आवाज लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आती है। बहुत ये शुक्रिया बहुत मेहरबानी है डॉक्टर साहब, जी। क्योंकि हम जो गाँव के लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो इंग्लिश की बातें तो नहीं समझ जी, सकते ना। सही है। जी जी। तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब की कि बहुत आसान अल्फाज में वो बयान करते हैं। जी, बहुत तो शुक्रिया। अभी सर मेरा जो मसला, मैंने पहले एक दफा बात हुई थी मेरी डॉक्टर साहब से, तो अभी मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, जी। लेकिन अभी जो मुझे नजीर मसला शुरू हो गया है, ये जो डिस्कें हैं, मैंने RM को कराया था एक्स्ट्रा, उसमें मुझे तकलीफ शुरू हो गई है। उसमें अभी मेरा ये हो रहा है कि कमर में दर्द हो रहा है शदीद, पूरी टांग में दर्द हो रहा है, बाजू से लेके नीचे पांव तक। अच्छा। और अभी ये सारा एरिया सुन्न हो रहा है, खामोश हो रहा है, यानी
बिल्कुल सो जाता है, इस तरह की सूरत हाल बनती है। ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा डॉक्टर साहब से ब्रीफ कर दिया है कि इस मसले में भी कर सकेंगे कि नहीं। ठीक है, ये एक साइड पे, पूरी साइड पर हो रहा है आपको, और कब से हो रहा है? पूरी साइड। पहले कमर में दर्द होता था, कंधे में दर्द होता था, बाजू में दर्द होता था। अभी उंगलियां दोनों सो रही हैं, दोनों अच्छा, हाथों की, अभी ठीक है। दोनों हाथों की उंगलियां सो रही हैं। ठीक है, शुगर तो नहीं है आपको? नहीं सर, शुगर मैंने चेक करी, वो भी ठीक है। पिछले महीने में इमरजेंसी एक्सरेज गया था वगैरह अपनी। हुए हैं आपके? कोई एमआरआई वगैरह हुआ? मैंने वो MRI हुई थी सर, उसमें उसने बोला था कि डॉक्टर साहब ने कि डिस्कों का मसला है, तो आपका ऑपरेशन होगा। ठीक है। मैं ये डॉक्टर साहब यही क्लियर करना चाहता हूँ कि ये पेशेंट डिस्कों का कामयाब नहीं है, ये मैं कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ठीक है, एज क्या है आपकी? मेरी एज तकरीबन 65 है। ठीक है, और आपके दिल के जो टेस्ट वगैरह हैं वो रेगुलर हैं? वो उसमें सर आप बिल्कुल दवाइयाँ ठीक है, लेते बिल्कुल रहते ठीक। हैं? कोई बिल्कुल मसला ठीक तो है सर। नहीं? वो मैं सर वो एक हफ्ता पहले इमरजेंसी में गया था, इसी तकलीफ की वजह से। उस दिन मेरा ब्लड प्रेशर भी काफी ज्यादा हुआ था। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने मेरी ECG की है, उसके बाद वो ब्लड टेस्ट भी दिया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा आपका दिल का मसला नहीं है, ये आपका सर्जन का मसला है। ठीक है, तो ये सर्जन सर को आप आप कुछ दिखा। पूछना चाहेंगे या? ठीक है, हम आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया बहुत आपने मेहरबानी कॉल सर, किया। बहुत मेहरबानी। जी। जी, आई थिंक 65 साल इनकी उम्र है, हार्ट वाला इशू भी है, लेकिन ये भी हार्ट से अलग मसला शुरू हो गया और उनके मोरों में तकलीफ होगी। और मोरे ना सिर्फ नीचे कमर वाले बल्कि गर्दन के जो मोरे हैं उनमें भी तकलीफ, गैप जो है वो कम हो जाता है। और जो नाड़ें होती हैं, नर्व्स जो होती हैं इधर से पेयर्स की सूरत में दोनों साइड पे निकलती हैं, दाईं साइड पे और बाईं साइड पे। और जहाँ उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो फिर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह कमर के जो मोरे हैं वो भी उसके अंदर नर्व ट्रैप हो जाती है, तो फिर आपकी एक टांग सुन्न होनी शुरू हो जाती है। और कई दफ़ा उतनी कमज़ोर हो जाती है कि आपका फुट ड्रॉप या आपको टांग घसीट के चलना पड़ता है। तो फिर ये टाइम होता है जब इंटरवेंशन वाला होता है, यानी आप CT स्कैन या MRI करते हैं, देखते हैं जी कोई चीज़ सर्जरी से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। बात यह है कि आजकल आपने ये भी देखना है कि किस सर्जन के पास जाना है। और सर्जन वो जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि ये डबल एज वेपन है। अगर आप सर्जरी करवाएंगे फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। और अगर कहीं कोई गलत चीज़ को टच कर लिया तो पूरा ही पैरालाइज हो जाएगा। तो उसमें नॉर्मली उनका ये होता है कि जो लेमनेक्टमी करते हैं, प्रेशर हटाते हैं, और वो नर्व जो है वो जब ट्रैप उसमें डी ट्रैप होती है तो फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है मामला काफ़ी हद तक। लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मेरी कार्डियोलॉजी स्पेशलिटी है। लेकिन मैं इस पे एक उन्हें जनरल गाइडेंस जो उस पर दे दूं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी एक्सरसाइज से ठीक हो सकती हैं, बगैर ऑपरेशन के, बगैर सर्जरी के। आपकी गर्दन के जो मोरे होते हैं उसमें से कई थोड़ा स्टिफ होते हैं, और आप बड़ा तकिया इस्तेमाल करते हैं, ऊंचा, उसे हम पंजाबी में टासने वाला तकिया कहते हैं, जो ऊंचा वाला वो करते हैं, तो उससे आपकी ये वाला जो प्रॉब्लम है बढ़ जाता है। आपकी बाजू भी सुन्न हो जाते हैं, बाजुओं में दर्द भी शुरू हो जाता है, गर्दन में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि पतला तकिया इस्तेमाल और नरम वाला तकिया जो है वो इस्तेमाल करें, और गर्दन की एक्सरसाइजेज जो है वो ज़रूर शुरू किया करें, जिसमें से एक दफ़ा ऊपर करके गर्दन नीचे, ये 10 दफ़ा ये, और 10 दफ़ा जो है दाएं से आप सीधा सेंटर में लेके आए, और एक जो है 10 दफ़ा बाएं से। ये दिन में 3 दफ़ा एक्सरसाइज कर लें तो इससे काफ़ी हद तक आपके ये वाली चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। बिल्कुल। और सर आजकल हम लोग फ़ोन का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी गर्दन जो है वो झुकी भी रहती है, तो उस वजह से भी ये इशू हो सकता है। लेकिन आपकी एज भी ऐसी है जिसमें मोरों का मसला स्टार्ट हो जाता है, तो आप चेक करवा लें थोड़ी बहुत। जिस तरह के सर ने कहा कि आप एक्सरसाइजेज भी ज़रूर करें, इससे आपको काफ़ी अफाका होगा। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, जमील अहमद खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल पूछिएगा। मेरे वालदा को सफेद मोती है, तो डॉक्टर ने उनको पेस मेकर भी लगा हुआ है। ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा कर लें कि उनका मोती का ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है। अब पेस मेकर की वजह से ये थोड़ा सा इशू है, तो जरा डॉक्टर साहब से पूछना था कि क्या पेस मेकर कब डला था? ये कब डला था, और कोई अलामात तो नहीं आ रही है आपकी मदर को? वो ठीक है? हाँ जी हैं, तो अभी ठीक है, सितंबर में डला था ये। अच्छा ठीक है। कोई दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रही हैं? ये सस्ता इस्तेमाल कर रही हैं सिर्फ एक, और बाकी ये जो है पार्किंसन है उनको, तो उसके लिए इस्तेमाल कर रही है वो पीके मर्द और डोपाकोन, और ब्लड प्रेशर के लिए ले रही हैं कोडाइवान। ठीक है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है उनका? शुगर तो नहीं है उनको? नहीं, शुगर नहीं है उनको। ठीक है। सर आप कुछ पूछना जी चाहेंगे? नहीं, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब इनका सवाल था कि इनकी मदर हैं जिन्हें पार्किंसनिज्म है, और उन्होंने पेस मेकर डलवाया सितंबर में, तो उनका आंखों का ऑपरेशन होना है, तो क्या ऑपरेशन करवा सकती है? तो कि नहीं, बिल्कुल ऑपरेशन करवा सकती हैं, फिट हैं। और आई थिंक वो इन्होंने
जिक्र नहीं किया, कोई एस्प्रिन या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं ले रहे। वो अगर आंखों का ऑपरेशन हो रहा है तो वो आप 3-4 दिन पहले ऑपरेशन से पहले बंद कर दें, दूसरे और तीसरे दिन दोबारा शुरू कर दें। लेकिन ये बिल्कुल जिसको भी पेसमेकर डला हुआ और अगर किसी ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो वो ऑपरेशन करवा सकते। ठीक है सर, इसमें कोई ऐसी गोलियां तो नहीं इस्तेमाल होती जिनसे खून पतला किया जाता है? नहीं, इसमें नहीं होती जी। ठीक है, इसमें नहीं है। एक सस्टेक का उन्होंने बताया वो आर्ट वाली, अगर कोई एस्प्रिन ले भी रही हैं या लॉपरिन ले रही हैं या एस्कार्डिस नाम की कोई चीज़ दवाई, तो 3-4 दिन पहले बंद कर दें और ऑपरेशन से दूसरे या तीसरे दिन शुरू कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर एक सवाल आया है कि हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो कहाँ कहाँ पाकिस्तान में होता है और इसकी सक्सेस रेशो क्या है? देखें, ये कहीं भी नहीं होता। हाँ। पूरे पाकिस्तान में कोई सेंटर सही। नहीं है। हमने कोशिश की थी, शुरू में हमने सेंटर बनाया था AFIC में जब मैं कमांडेंट था, और हमारा ट्रांसप्लांट होने लगा था। लेकिन आई थिंक 10 रन हमने किए, 10 पेशेंट को चेक किया, वेट को उसको साथ मिलाना होता है, हार्ट के साइज़ को जिसका डोनर होता है उसका साइज़ मिलाना, तो वो हमने पूरी एक्सरसाइज की। हमारी टीम पूरी इंग्लैंड से ट्रेन होके आई थी और उसमें सारा कुछ किया, लेकिन वो मैच नहीं कर सका, ऑपरेशन नहीं हो सका। अब प्रोग्राम अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे मेरी अपॉइंटमेंट हुई है तो मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो उनसे बात हुई है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आई थिंक पाकिस्तान में एक जो है पंजाब में स्पेशली, मैं पंजाब के लिए बोल सकता हूँ, एक हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर जो है वो अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर जो है वो बनेगा। और उसमें ये होगा कि वो लोग जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होगी, ये मैं आपको बताऊँ कि ये बाहर जो हार्ट ट्रांसप्लांट है ये तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर का होता है। अच्छा। और जहाँ पाकिस्तान में जो उसकी होगी वो 15 से 20 लाख में हो जाएगा। That's तो ये amazing, हाँ, माशाल्लाह। वो बहुत आराम से, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक हमारे है। जो पुराने जो सर्जन हैं, कार्डियक सर्जन हैं, जिन्होंने ऐसे सेंटर्स में काम किया हुआ है जहाँ पे वो बाईपास करते रहे हैं, तो साथ ही ट्रांसप्लांट में भी उसमें कुछ इन्वॉल्व होते हैं। उसकी सर्जरी इतनी मुश्किल नहीं है। बेसिकली उसकी ये है कि जो पहला जो उसका सिलसिला है ना, कि डोनर को ढूंढना और रिसिपिएंट का जो मैच करना और देखना कि ये मैच करेगा कि नहीं करेगा, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो सर ये जो डोनर से हार्ट लिया जाता है तो ये किस तरह से होता है? डेफिनेटली देखिए, ये वो डोनर लाइव पर्सन से तो आप नहीं लेंगे ना, जो कि ये लाइव डेड बॉडी से तो नहीं लेते। अच्छा। चलता हुआ हार्ट चाहिए, जिंदा ठीक हार्ट है। चाहिए। तो वो जिंदा हार्ट उसी वक्त मिलता है कि हमारे वो मरीज जो एक्सीडेंट्स में या स्ट्रोक में वो वेजिटेटिव स्टेट में चले गए हैं और कोमा में उनका हैं ब्रेन या- डेड हो गए हैं ठीक और है। उनके वापस आने की और ठीक होने की कोई चांस नहीं है, तो वो फिर जब वो फैसला करते हैं, फैमिली फैसला करती है या अस्पताल फैसला करती है कि अब हमने वेंटिलेटर ऑफ करना या स्विच ऑफ करना, तो हार्ट तो सही काम कर रहा होता है। ठीक है। तो वो हार्ट जो उनका डोनर्स का लेते हैं, वो उनकी मर्जी जो फैमिली होती है, अगर वो डोनेट करना चाहे और उस पर राज़ी हो जाएं, और जिसको रेसिपिएंट होता है वो तो पहले ही राज़ी होता है, और फिर वो दोनों का मैचिंग होती है। एक टिश्यू मैचिंग होती है, एक साइज़ की मैचिंग होती है। रिब केज एक जैसा, यानी रिब केज एक साइज़ का हो, किसी का ये ना बड़ा हो और रिब का हार्ट छोटा, तो जो है वो मैच नहीं करता, सर्जरी नहीं हो सकती। वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज करते हैं तो फिर जाके उससे ट्रांसप्लांट होता है। कैडेवरिक या एक डेड बॉडी का जो हार्ट है वो नहीं लगता, जिंदा बंदे का जो चल रहा जो हो, ब्रेन काम डेड कर हो, रहा हो। वेजिटेटिव स्टेट हो, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ और कई अरसे से पड़ा हुआ, और फिर फाइनली फैसला कर ले फैमिली भी और डॉक्टर्स भी कि अब जो हमने मशीनें ऑफ करनी है, तो उस वक्त कर सकते। अच्छा सर, इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं कि आप डोनेशन नहीं कर सकते ऑर्गन्स की। इस पे भी एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है, और अगर कोई करना भी चाहे, अगर वो लिख दे पहले ही, जिस तरह के आंखों की डोनेशन भी है, तो घर वाले भी इस पे एतराज़ शुरू कर देते हैं कि आपको क्या हो गया है, आप इस तरह के क्यों डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा कि क्या ये ठीक है नहीं, अगर नहीं, आप ये डिसाइड करते हैं अपने किसी रिश्तेदार का ऑर्गन किसी और को देना, ऑल्दो कि एक मुश्किल मरहला है, लेकिन इससे किसी की जान भी बच सकती है। देखिए, ये सदका जारी है। मेरी आंखें किसी को लग गई, मेरे तो किसी काम की नहीं, अगर मैंने कब्र में चले जाना है। जी। मेरे गुर्दे किसी को लग गए तो उसके काम के, मेरे किसी काम के नहीं है। और इसी तरह अगर आपको ऐसे ही आपकी स्टेट आती है जहाँ पे आपको उतारना पड़ता है मशीनों से, हार्ट डोनेट करना पड़ता है, तो वो करना चाहिए। और ये सदका जारी है। इस पर काफ़ी उलमा ने इसके ऊपर फतवा दिया हुआ है कि ये जायज़ चीज़ है, ये होना चाहिए। किसी इंसान की जान बचानी है तो ये वाला अमल ज़रूर होना चाहिए। मुझे चाहिए, आई थिंक हमें चाहिए कि ज़्यादातर हम अपनी जो विल है, देखें
आपने जब लिख के दे दिया तो पीछे घर वालों का कोई नहीं है, हाँ, बाकी ठीक है। वो आपकी मर्जी है ना, आपने अपनी मर्जी से कहा है कि मैं जब मर जाऊँ तो मेरी आपकी आर्गन जो है वो डोनेट कर दे, तो वो आप कर सकते हो। और ऐसी कैंपेन मुहिम को चलाना चाहिए ताकि डोनर्स वाला सिलसिला जो है वो चले। हमारी आंखों की डोनेशन है, गुर्दों की डोनेशन है, इसी तरह हार्ट की डोनेशन है कि जब आप हो, मैं अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है और मैं आईसीयू में पड़ा हूँ, मैं वेंटिलेटर पे पड़ा हूँ, ब्रेन डेड हो गया हूँ, मेरे वापस आने के चांसेस कम है, तो वहाँ पे अगर मेरे हार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि हेल्दी हार्ट होना चाहिए, डिजीज़ हार्ट नहीं ठीक होना है। चाहिए, क्योंकि डिजीज़ हार्ट का फ़ायदा नहीं होता, हमेशा हेल्दी, स्पेशली ये यंग जो होते हैं पेशेंट्स ऐसे जो कि वो आईसीयू में होते हैं और वेंटिलेटर पे होते हैं, उनका हार्ट ज़्यादातर इस्तेमाल सही करते है, हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपका हार्ट भी हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो है वो उसको खुद इतना डैमेज किया हुआ है और फिर आप लिख दें कि जी ये ट्रांसप्लांट कर दें, तो आपने अपने दिल का ख्याल रखना है सब ने। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम। मैं जाफर खान बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी सवाल पूछिएगा। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी करें ये प्लीज़। जो मेरे बाएं हाथ की मोटा अंगूठा और इसके साथ जो 2 उंगलियां हैं इसमें सुइयां चुभती हैं और भी यही फिर बाजू की तरफ जाती हैं, लेफ्ट बाजू की तरफ। अच्छा ठीक है। और पहले तो ये वक्फे से ठीक हो जाता था, अभी दूसरा तीसरा दिन कंटिन्यूज है, लेफ्ट बाजू में मेरा पेन भी होती है। अच्छा ठीक है, लेफ्ट बाजू में पेन हो रही है, सीने में भी होती है? नहीं, सीने में नहीं होती है। ठीक है, एज क्या है आपकी? 63। 63 है, ठीक है। दिल के टेस्ट वगैरह ठीक है? कभी हुए हैं आपके टेस्ट? नहीं, सीने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। नहीं, कभी टेस्ट हुए हैं? क्योंकि 63 आपकी एज है। डॉक्टर को दिखाएं। नहीं, हार्ट का कोई मसला नहीं है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराए हैं। अच्छा ठीक है, सही है। सर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे या जवाब दें? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी 63 इनकी एज है और अंगूठे में और बाजू में दर्द होता है, सीने में कोई दर्द नहीं होता। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो हम पहले बात कर बिल्कुल, जो हमने रहे पहले थे, डिस्कस मोरों की। वाली जो बात कर रहे थे, गर्दन के मोरे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, ये उस तरह की चीज़ है। इन्हें चाहिए कि अपना वही पतला तकिया इस्तेमाल करें और ठीक डॉक्टर है। साहब को एक दो दिखा लें। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि अगर आपकी उम्र 63 साल हो गई है तो अब आपको अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, ईसीजी चेक करवानी चाहिए, शुगर चेक करवानी चाहिए और ईटीटी और एको करवा लेना चाहिए कि खुदा न खास्ता कहीं ये दोनों सिम्टम मिक्सअप तो नहीं हो रहे कि कहीं हार्ट वाला इशू इधर आ रहा हो और आपको पता ना चल रहा हो, और कभी सीने में चलने में। तो कई दफ़ा होता है कि आप दिल की जो तकलीफ होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सीने में दर्द हो। कई दफ़ा आप चलते हैं, एक्सर्ट करते हैं, तो वो आपके बाजू में दर्द होता है, जो ही आप रुक जाते हैं तो बाजू का दर्द ठीक हो जाता ठीक है। है। ये इस तरह की जब अलामत हो तो ये हार्ट की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली इनकी जो रेडियल नर्व है वो कहीं प्रेस हो रही है, जिसकी वजह से आपको सुइयां चुभ रही हैं। जिस तरह कि सर ने कहा कि मोहरों का मसला हो सकता है, ये एज ऐसी है। फिर हम हमेशा से अपने नाजरीन को बताते रहते हैं कि आपने टेस्ट करवाने हैं, 40 के बाद आपने टेस्ट करवाने हैं। लेकिन फिर भी देखें, जिस तरह के इनकी तरफ से भी एक रिलक्टेंस थी कि मुझे तो दिल का कोई मसला नहीं है तो मैं टेस्ट क्यों करवाऊं। तो ये हमारा जो है वो एक फ़र्ज़ ये बनता है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आपकी दिल की तकलीफ हो रही होती है और आप मानने के लिए तैयार नहीं होते कि दिल की तकलीफ, हाँ, जब तक कि आप गिर ना जाए हार्ट अटैक के साथ। जी। तो ये चीज़ होती है, जब आपको अलामत होती है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। वो जो नुकसान होना है, जो आपका दिल डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा, पट्टे मर जाएंगे, उससे आप बच सकते हैं अगर वक्त से पहले उसका इलाज करवा लें। और बिल्कुल, अगर ये है कि बीमारी नहीं भी है तो डॉक्टर के पास एक बेस लाइन होती है, वो देख लेता है कि पहले आपके जो टेस्ट थे उनकी रिपोर्टिंग क्या थी, फिर वो उससे टैली कर लेता है। तो हमारे पास भी एक बिफोर एंड आफ्टर आ जाता है, जिसके वजह से हम लोग बता सकते हैं पेशेंट को कि क्या अब मसला है, पहले था या नहीं था, कब ये बीमारी शुरू हुई। तो जब आपकी, हम सर कहते हैं कि 40 के बाद आपकी एज जो है वो 40 से ज़्यादा हो गई है, तो आपने फिर टेस्ट करवाने हैं। और आपने कहा जिस तरह के ईसीजी करवा लें, फिर आपने कहा कि ब्लड शुगर वगैरह के भी टेस्ट हो जाने चाहिए, तो एको वगैरह भी करवानी चाहिए एको सर? ईटीटी करवा लेना चाहिए। देखिए ना, बहुत सारा होता है कि आपको कुछ बीमारी का पता नहीं चल रहा होता, खामोशी से कोई हार्ट अटैक हो चुका होता है और हार्ट को डैमेज कर चुका होता है। ठीक है। एको देखता है जी कि क्या कोई पैदाइशी तौर पे वैल्व खराब या सुराख तो नहीं है, पिछला कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, उससे हार्ट आपका डैमेज तो नहीं हुआ। ईटीटी करवाते हैं तो पता चलता है छुपी बीमारी थी, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही थी या तकलीफ हो रही थी और आप उसे लिफ्ट नहीं करा रहे थे। और जब ईटीटी पे चढ़ते हैं और आपकी ईसीजी खराब होती है, पता चलता है दिल की नालियाँ बंद है, वहाँ से फिर पता चलना शुरू हो जाता है। बहुत सारी जो साइलेंट डेथ्स होती है कि नहीं जी वो बंदा तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अगर अचानक हार्ट अटैक हुआ तो उसकी डेथ हो गई,
तो वो उस वक्त ये वो लोग होते हैं जो साइलेंट प्रॉब्लम वाले हैं, जो ईटीटी पे पकड़े जाते हैं हाँ। कि इन्हें पेन तो नहीं हो रहा, लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं उनकी ईसीजी खराब होती है, वहाँ से पता चलता है इनकी नालियाँ बंद हैं। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं नुसरत खान बात कर रहा हूँ जी, वाकैंड से। जी, सवाल पूछें। जी, मैं आज सुबह से मेरा जो हार्ट है ना, वो उसकी धड़कन जो है वो थोड़ी तेज हो गई है। ठीक है। और मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो लो है। अभी मैंने चेक किया है तो वो 68/98 आया है। अच्छा, वो ये इतना है, तो वो दिल की धड़कन जो है वो तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। ठीक है। एज क्या है आपकी? मेरी एज है 62। 62 एज है, ठीक है। कोई शुगर वगैरह भी है? दिल का कभी कोई मसला हुआ हो आपको? जी, दिल का मसला है, लेकिन ये है कि शुगर नहीं है। शुगर नहीं है, ठीक है। दवाइयाँ कौन सी लें? दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं आप? लोडोपिन, कॉन्कॉर्ड और लोप्रीन। अच्छा, ठीक है। आपने अपनी नब्ज चेक की है, कितनी है? ये आई है 72 आई है। अच्छा, 72 आई है, ठीक है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना रहता है? जी, नॉर्मली कितना होता है ब्लड प्रेशर आपका? नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो है आम दिनों में था तकरीबन वो 160 से 130। अच्छा, और ठीक है। लोडोपिन कितनी ले रहे हैं? लोडोपिन कितनी ले रहे हैं? एक डेली ले रहा हूँ। कितने ठीक है। मिलीग्राम? 2.5 या 5? 5 मिलीग्राम। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, हार्ट के पेशेंट है और ब्लड प्रेशर वो कहते हैं जी लो आता है, जो इन्होंने बताया वो लो नहीं है, वो नॉर्मल है। हाँ। 98 जो है, 90 मैंने कहा ना हमेशा 90-60 जो है ऊपर वाला, 90 से नीचे, उन्हें नीचे वाला 50-60 से नीचे नहीं होना चाहिए। ये जब है तो नॉर्मल होता है, पल्स भी लेकिन ठीक है इनकी? हाँ, इनकी पल्स भी ठीक है। इनका जो लोडोपिन आई थिंक गर्मियों में ये होता है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, गर्मियों में थोड़ा सा पसीना आता है और हर वक्त ही पसीना आता रहता है गर्मी में, तो आपके सॉल्ट लूज होते हैं, वाटर लॉस होता है, तो उसमें से आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। ठीक है। तो उसमें मैंने मशवरा दूंगा कि लोडोपिन अगर 5 मिलीग्राम की ले रहे हैं तो उसको 2.5 कर दें, आधी कर दें, ठीक है। तो वो ज़रा बेहतर हो। और देन पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर लें और होपफुली जो है। और दूसरा ये जो मॉनिटर हमारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे लोगों की जो है वो बड़ी गलत रीडिंग लेते हैं और कई दफ़ा मरीज़ जो है वो परेशान हो जाता है, इमरजेंसी उसके लिए बन जाती है कि मेरा इतना लो हो गया। लो अगर 90 से कम हो तो फिर आप परेशान हो, अगर 90 या 90 से ऊपर है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो और ये अपने मॉनिटर को और अपना जो ब्लड प्रेशर वो डिजिटल वाला जो है आला है उसको ज़रा चेक करवा लें। जब भी मेरे पास मरीज़ आते हैं ओपीडी में जी कि मेरा ब्लड प्रेशर हुआ, तो उनका नॉर्मल 130, 80, 140, 80 ब्लड प्रेशर होता है, वो बता रहा होता है जी 90, 60, 80, 60 बता रहा होता है। तो ये चीज़ें हैं जो गड़बड़, ये गैजेट्स जो हैं, कई दफ़ा ये गैजेट्स मरीज़ को, जो मरीज़ नहीं होता उसे मरीज़ बना देती हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। और अच्छी बात ये थी कि ये वाले जो मरीज़ थे इनको पता था कि इनकी पल्स कितनी है, इनका ब्लड प्रेशर कितना है। तो हम हमेशा से ये कहते हैं कि आप अगर हमें कॉल करें तो आपको अपने जो नंबर्स हैं वो पता होने चाहिए, उससे हमें भी आसानी हो जाती है। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस फ़हीम बोल रही हूँ जी, इस्लामाबाद। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब जी वालेकुम सलाम जी। ये वो जैसे भाई ने अभी कहा कि आप हमारे घर के ऐसे डॉक्टर हैं कि हम हर बात और कहाँ कहाँ से देहातों से बात आपकी समझ आती है। बहुत शुक्रिया। तो उस लिहाज से मैं सर आपसे पूछती हूँ, मेरी एक बड़ी बहन है, हमारी कज़न है, तो वो 70 साल की है। उनको हार्ट अटैक हुआ 3 साल पहले। तो डॉक्टर्स ने कहा CMH में कि उनका ओपन हार्ट सर्जरी होगी। तो फिर उन्होंने कहा ब्लड कम है, तो वो मतलब मेडिसिन पे चलती रही है, लेकिन अभी तक उनका हुआ भी नहीं, ऑपरेशन भी नहीं हुआ, कोई एंजियोग्राफी भी नहीं हो रही, ECG तो ठीक आ रही है। लेकिन ऐसे तो कहीं नहीं होगा कि अचानक से उनको फिर दोबारा दौरा पड़े और वो ज्यादा नुकसानदेह हो। ठीक है। नहीं, उसमें ये बताएं कि इनको ऑपरेशन का किस वक्त बताया था? इनकी पहले एंजियोग्राफी हुई थी? जी नहीं, वो कर रहे थे तो कह रहे थे, पहले उन्होंने कहा स्टंट डालते हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, लेकिन इनका ब्लड बहुत कम है। तो नहीं, समझ नहीं आ रही थी कि ब्लड क्यों कम है। ये उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी और स्टेंट का क्यों जिक्र किया? एंजियोग्राफी के बाद जो उन्हें पता चला कि नालियां बंद हैं तब उन्होंने जिक्र किया इस चीज का, या एंजियोग्राफी बिल्कुल हुई ही नहीं है? नहीं, एंजियोग्राफी की तो उन्होंने स्टंट डालने थे, फिर उन्होंने कहा नहीं स्टंट नहीं डालते, ओपन हार्ट सर्जरी होगी, लेकिन इनका ब्लड नहीं है। अब हमें जुबान समझ नहीं आती, लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब हैं तो उन्होंने ये कहा। फिर ये अभी तक 3 साल से मेडिसिन ही ले रही हैं, लेकिन हमारे ये गाय बकाए वो ECG भी करवाती हैं। ठीक है। लेकिन ऐसे तो नहीं है, क्योंकि हम उन्हें कहते हैं तो वो कहती हैं नहीं मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई। ऐसे हो सकता है कि कोई दोबारा इतने बड़े हार्ट अटैक से ठीक हो जाए?
जी। उसमें मैं आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बड़ा अच्छा सवाल था जी इनका। जी, उसमें उनका ये सवाल था कि एक मरीज़ है जो 70 साल है उनकी उम्र, और उनको एंजियोग्राफी हुई है, नालियाँ बंद हैं, डॉक्टर्स ने कहा स्टेंट नहीं डल सकते, बाईपास ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन उन्होंने करवाया नहीं है, दवाइयों अब पे चल रही जी, हैं, दवाइयों तो पे चल रही हैं तो चलती रहे। देखें, अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, आपको चलने से सीने में दर्द नहीं होता, खाना खाते हैं सीने में दर्द नहीं होता, चलते हैं घर में दर्द नहीं होता, नहाते हैं दर्द नहीं होता, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं दर्द नहीं होता, तो फर्स्ट क्लास दवाइयाँ बिल्कुल, अपना इसका काम मतलब कर है रही कि हैं तो दवाइयों दवाइयाँ ने लेते कंट्रोल रहें, किया ना हुआ है। बाईपास करवाएं। हाँ, जब दवाइयों के बावजूद आपको तकलीफ हो कि आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं, एहतियात भी सारी कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको सीने में दर्द हो जाता है, खाना खाने के बाद बातें करते हुए, रात को सोए हुए हो जाता है, तो फिर इंडिकेशन है कि अब फैसला करें कि सर्जरी करवानी है, फिर आपके पास चॉइस को नहीं रहती। इन्होंने पहले ही बता दिया कि हम स्टेंट उनको नहीं डाल सकता, तो ऑपरेशन की ज़रूरत है। इनको मेंटली तैयार कर लें उस ऑपरेशन के लिए कि अगर दवाइयों के बावजूद इन्हें तकलीफ हुई तो फिर इंडिकेशन है, फिर इन्हें फ़ैसला करना चाहिए, और फैमिली को ये फ़ैसला पहले ही कर लेना चाहिए कि जी कि अगर इस तरह की हालत आई तो फिर हमने ऑपरेशन करवा लेना है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी वालेकुम सलाम मैम, मैं आयशा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी आयशा, सवाल पूछिएगा। जी मैम, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि एक जो कार्डिक पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक हो चुका हो, तो वो किस हद तक चिकनाई ले सकता है, और आया क्या ऑलिव ऑयल ही कंपल्सरी है या कोई भी ऑयल थोड़ी मिकदार में यूज कर सकते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी इनका पहला पार्ट सवाल का है सर कि ऑलिव के जी वो कह रही हैं कि कितना ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ऑलिव ऑयल ही जो है वो इस्तेमाल करना है, ये उनके लिए पूछ रही हैं जो कि ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हो। जी जी बिल्कुल। देखें, ऑयल सारे जो है ना कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसमें सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कनोला का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें मकई का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैतून सबसे महंगा है, उसको आखिर में इस्तेमाल हाँ बहुत महंगा है सर, बहुत ऐसे ही महंगा है, है। और उसकी अफादियत जो है वो कभी वो उतनी है जितनी बाकी तेलों की है। बिल्कुल। देखिए, ये तेल होते हैं, हम क्यों कहते हैं वो घी में जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, चिकनाई ज़्यादा होती है, सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं, इनमें ज़रा कम होते हैं, और लेकिन ये भी अगर आप कम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर इसकी वही वो मिकदार इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, तो इसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, जी। और ज़्यादा में फिर वो आपको नुकसानदेह करेगा। तो हमेशा जब भी इस्तेमाल करें तो थोड़ा करें। अब लोगों ने जैतून के तेल को इलाज समझ लिया है, जो कि ऐसा नहीं है। वो भी एक ऑयल है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन थोड़ा होता है। अपने जो तेल है, देसी तेल है, जो यहाँ पे आप बनाते हैं, सरसों का है, मकई का, अब तो सारे के सारे तेल यहाँ पे मशीनों से निकलते हैं। कनोला भी उगता है, सूरजमुखी भी उगती है, मकई भी उगती है, इन सब के तेल जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ऑलिव ऑयल जिस तरह कि हमने कहा कि अगर आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें या उसमें ज़्यादा आप फ्राइंग कर रहे हैं तो फिर वो भी डेंजरस है, और इस कदर महंगा सैलेड है। पे डालें तो ज़्यादा बेहतर है, वो वाला जी ज़्यादा। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये सर ऐसे ही हुआ कि मैं खाने पे बैठी हुई थी तो मेरे घर वाले कह रहे थे कि जी हम आप बड़ी एहतियात करते हैं और गोश्त वगैरह का इस्तेमाल कम हो गया, तो मैंने कहा ये जो सालन है इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी कम करिए। हालांकि हम बता बता के थक गए हैं कि ऑयल जो है वो सर बता दें कि कितना ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते देखिए, हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपकी घर की तरकारी हो, हांडी हो, तो उसमें ऑयल नज़र ना आए। आप उतनी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे, जितना वो नज़र आता है उतनी ज़्यादा उसमें फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, और वो नुकसानदेह होता है। फिर एक लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी कि आप तेल के, ऑलिव ऑयल के पराठे खा सकते हैं। हाँ वो पराठा होता है, उसमें घी डालें, तेल डालें, उसमें चिकनाई उसी तरह होती है। आप खुश्क रोटी जो है वो खा लें। अगर आपको पराठा खाने को दिल करता है तो हफ्ते में एक दिन कर लें। जिनको हार्ट वाला मसला है, वो जवान बंदा है जो फिजिकली एग्जर्ट करता है, पूरा दिन गुजारता है, मजदूरी करता है, जोर वाला काम करता है, मशक्क़त वाला काम करता है, यस उसे खाना खाना चाहिए ताकि वो उसका दिन गुजर जाए। लेकिन साथ ही साथ ये बाज़ारी जितने खाने होते हैं, हमें अभी इस वक्त मसला ये आ रहा है कि बाज़ार में जितनी ही चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। अभी देखिए, निहारी, मगज़, पाए, ये ऐसे होते हैं जिसमें चिकनाई बहुत होती है, और उसमें फ़ैट जो चर्बी है ऐसे होती है जैसे सफ़ूफ होता है। अच्छा। और आपने वो इतनी फाइन फैट होती है कि जब आप खाना खाते हैं तो उसी तरह जज़ब होकर ब्लड में चली जाती है, और खून को इतना गाढ़ा कर देती है कि खून फंस फंस के नालियों में से गुजरता है और बिल्कुल कीचड़ की तरह हो जाता है। और फिर वो जब स्लो होता है तो वो फिर जमना शुरू हो जाता है नालियों में, चाहे वो दिल की नालियाँ हों, बाजू की नालियाँ हों, टांग की नालियाँ हों, दिमाग की नालियाँ हों, जम के फालिज कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, या आपके बाजू और टांग को ख़राब कर सकता है। सर यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी वालेकुम सलाम, आयशा जाफर बात कर रही हूँ वली कवान से।
जी आयशा, सवाल पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी वालेकुम सलाम। जी बोले, सवाल करें। जी मेरे बाबा हैं, हार्ट पेशेंट है। पिछले साल उनको ना तकलीफ हुई है दिल की, तो उनकी पिछले साल भी एंजियोग्राफी हुई, उसमें ना उनकी 3 शरेयानें ब्लॉक बताई हैं डॉक्टर ने, एबटाबाद में हुई थी। ठीक है। तो इस दफा फिर उनको पेशावर लेकर गए हम ना, तो अभी उन्होंने बाईपास बता दिया है। पिछले साल बताया था, लेकिन वो हम लोग उनको मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन से ना फर्क नहीं पड़ रहा। उनको चलते हुए भी तकलीफ होती है और बैठते उठते नमाज पढ़ते हुए भी उनको मसला होता है, बैठ के पढ़ते हैं ना। ठीक है। उनकी एज 63 ईयर है। ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल कर रही थी कि इनको ये बाईपास अब बताया डॉक्टर ने, तो ये होना है, लाजमी करवा लें, इसमें कोई इशू तो नहीं होता? बाकी उनको कोई शुगर का मसला भी नहीं है और भी कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बड़ी अच्छी इन्होंने हिस्ट्री दी है, टू द पॉइंट दी है, दवाइयों पर कंट्रोल नहीं है, पेन आ रहा है, डॉक्टर ने बाईपास एडवाइस किया है, क्या करना चाहिए? जैसे हम इससे पिछले जो सवाल जो खातून थी उन्होंने पूछा था, तो उनको भी यही हमने जवाब दिया था कि अगर आप दवाइयाँ खा रहे हो और आपको कोई तकलीफ़ नहीं है तो फिर दवाइयाँ जारी रखें, और अगर दवाइयाँ खाने के बावजूद आपको तकलीफ़ होती है तो फिर ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि फिर डर होता है कि किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो जाएगा। यानी कि वो आर्टरी और दिल चीख चीख के कह रहा है कि मुझे तकलीफ है, कुछ कर ले, रुकावट हटा दे, इसका कुछ बंदोबस्त कर ले, और फिर जब फाइनली हार्ट अटैक होता है तो उसके बाद अगर आप ऑपरेशन करवाए तो उसका वो फ़ायदा नहीं होता जो उससे पहले आप ऑपरेशन करवा लेते हैं। अच्छा सर, ये भी किया जा सकता है कि दवाइयों की डोज एडजस्ट कर दी जाए और थोड़ी देर देख लिया जाए कि उससे फाका हो रहा है कि नहीं, या नहीं बाईपास इनको कहा है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आपको तकलीफ होती है तो वो डोज एडजस्ट करता चला जाता है, यानी उसकी खुराक को बढ़ाता चला जाता है, या बीच में 1-2 और दवाइयाँ बीच में ऐड कर लेगा, नुस्खा बढ़ता मोटा होता चला जाएगा। लेकिन वो सारी दवाइयाँ जब आपका पूरे का पूरा मेन्यू ख़त्म हो जाए दवाइयों का और उसके बावजूद आराम ना आ रहा हो, तो फिर वो इमरजेंसी है, फिर आपको ऑपरेशन जो है वो करवा लेना बिल्कुल चाहिए। और इस सूरत हाल में हम हमेशा से ये कहते हैं कि अगर आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप सेकंड ओपिनियन हमेशा ले सकते हैं। जिस तरह कि आपने डॉक्टर साहब से पूछा, इन्होंने आपको रिकमेंड कर दिया कि आपको अगर डॉक्टर कह रहे हैं और ज़रूरत है पेशेंट को तो फिर आप ज़रूर करवा लें, और ताकि किसी एमरजेंसी सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल ना भागना पड़े, जो कि अक्सर हमने देखा है कि डॉक्टर पेशेंट को बताता रहता है, दवाई भी एडजस्ट कर ली है, चीज़ें वर्क नहीं करी, लेकिन जिस तरह कि सर पिछली कॉलर ने भी कहा कि जो पेशेंट होता है वो निगलेक्ट कर रहा होता है, इस चीज़ को मान नहीं रहा होता। ये वाली आपकी बात जो है ये बहुत है कि कई दफ़ा उस पेशेंट को डर होता है कि अगर मैंने दर्द का बताया तो ये तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और ऑपरेशन मेरा करवा देंगे, तो इससे बेहतर है बताओ ही ना। हाँ। वो वाली बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती है। वो फिर घर वालों ने देखना और एसेस करना होता है कि जी अगर किसी का रंग पीला पड़ गया, किसी को पसीने आने शुरू हो गया, अनकंफर्टेबल है, घबराया हुआ है पेशेंट्स का, मतलब से तकलीफ हो रही है, और आप फ़ौरन उसकी ज़बान खींचे गोली रखें ताकि अगर दर्द बढ़ जाए तो तकलीफ पर आराम आ जाए। और आपके मरीज़ अगर नहीं मान रहा ज़हनी तौर पर, उसने नहीं ऑपरेशन करवाना, तो ज़बरदस्ती तो आपने ऑपरेशन नहीं करना। जब तक मरीज़ ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता, घर वाले तैयार नहीं होते, तो आप ज़बरदस्ती नहीं करवाते, और वो फिर आप दवाइयों को ही एडजस्ट करते रहते हैं। लेकिन फिर उसे ये भी बताना होता है कि आपकी जान को ख़तरा है, खुदा न खास्ता कोई हार्ट अटैक हुआ, दिल बंद भी हो सकता है, मौत भी वाक़या हो सकती है, या दिल डैमेज हो सकता है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो वाली नहीं रहेगी जो हार्ट अटैक से पहले वाली। अच्छा सर, जिस तरह कि आपने बात की, यूजुअली ख़वातीन में ये देखा गया है कि वो निगलेक्ट कर रही होती हैं अपनी तकलीफ़ को, और एक आंसर तो ये है कि उनका दिल थोड़ा छोटा होता है तो वो घबरा रही होती हैं, कि जिस तरह कि आपने कहा कि वो डरी होती हैं कि ये ना हो कि ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर दें। और दूसरी बात ये है कि इसी तरह एक पेशेंट हमारे पास आई तो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी। हमने उनसे पूछा कि आपको कितनी देर से हो रही है, तो उन्होंने बताया कि ये तो रोज़ा खुलने से पहले, मैं रमज़ान की बात कर रही हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने कहा आप लोग उस वक्त क्यों नहीं आए? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाह रही थी कि घर वालों को तकलीफ़ ना हो, सब रोज़ा खोल लें तो फिर हम हॉस्पिटल आएँ। तो ये नहीं करना है आपने कभी भी। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम जी, अनवारुल हसन बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी अनवार, सवाल पूछिएगा। जी मुझे एक इशू था छोटा सा जी, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता था, तो डॉक्टर साहब ने पहले मुझे चेकअप के बाद एटिनोलाल थी वो अपना ट्राई कराई या स्टार्ट कराई, तो वो फिर काम नहीं कर रही थी। उन्होंने बाद में मुझे एमेस्टन 5+80 ठीक है वो करके दी, और साथ उन्होंने कहा आपकी हार्ट बीट बड़ी फास्ट है तो आप कार्विडा भी यूज किया करें। ठीक है। तो फिर फैमिली हिस्ट्री का पूछा तो मैंने बताया था कि वाले साहब को मेरे हार्ट पेशेंट थे, तो उनकी 3 शरेयाने ब्लॉक जगह जगह से, तो वो मेडिसिन पी रहे हैं काफी ऐसा।
तो अब मैं जब मेरा अपना ऑफिस है ग्राउंड फ्लोर पे और मेरे जो बॉस हैं उनका ऑफिस है 3rd फ्लोर पे। तो जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जाता हूँ, मैं सीढ़ी इस्तेमाल करता हूँ, तो सीढ़ियों से जब मैं जाता हूँ तो जाते हुए मुझे कोई फील नहीं होता। मैं बड़ा आराम से जाके ऊपर कमरे में जब पहुंचता हूँ तो वहाँ मुझे थोड़ा सा वो कहते हैं कि आपकी सांस उखड़ी हुई है, आप थोड़ा बैठ जाएं और पहले सांस बहाल करें। ठीक है। और साथ उन्होंने मुझे एडवाइस किया है कि जी आप चेक कराएं, क्योंकि वो खुद भी हार्ट पेशेंट हैं, केयर करते हैं। तो मुझे सर ने कहा कि यार आप चेक कराएं या कोई इस तरह का देखें, हिस्ट्री भी है आपकी, सर्विडा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और दिन में मुझे डॉक्टर साहब ने सर्ट एक टैबलेट दी कि आपके असाब थोड़े से पता नहीं वो क्या होते हैं, तो दिन में आप सर्ट इस्तेमाल किया करें और रात को L.25 इस्तेमाल करें। अच्छा, ये बताइएगा एज क्या है आपकी? मेरी एज है 51। अच्छा, वेट ज्यादा तो नहीं है आपका? जी, वेट तो नहीं ज्यादा? वेट मेरा 83 है, कल परसों किया था 83। अच्छा ठीक है, हाइट कितनी है? हाइट 5'7". अच्छा ठीक है, स्मोकर तो नहीं है आप? रूटीन में नहीं है, महीने 2 महीने बाद दोस्त हैं वो मिलते हैं, हम बैठते हैं तो फिर कोई करते हैं कुछ। वॉक वगैरह करते हैं आप? जी, वॉक वगैरह करते हैं? वॉक भी कोई हफ्ते में 2-3 दिन, सुबह के टाइम पे आधा घंटा 35 मिनट। अच्छा ठीक है। और हमारी स्ट्रेस वाली है जरा थोड़ी सी, तो राउंड दी क्लॉक की आपका ज़हन उसी तरफ लगा रहता है, इसका जवाब देना है, इस लेटर का जवाब जाना है, ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, स्ट्रेस होता है। ठीक है, खून के टेस्ट या दिल के टेस्ट हुए हैं आपके? खून के मेरे होते रहते हैं, वो उन्होंने LFTs RFTs ये जो CBC ये सारा कुछ कराया हुआ है, तो वो ठीक आता है तकरीबन। कोलेस्ट्रॉल, हाँ कोलेस्ट्रॉल मेरा उन्होंने मुझे को 190 गालमन था, 200 होता है मेरे साथ। उन्होंने कहा था कि आप बॉर्डर लाइन भी हैं यार, थोड़ा एहतियात किया करें। और जो यूरिक एसिड था वो भी थोड़ा सा बॉर्डर लाइन की तरफ ही था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, अच्छी बात ये कि अब हमारे जो कॉलर्स हैं वो बड़ी अच्छी हिस्ट्री देना शुरू हो गए हैं कि सब कुछ बड़ी डिटेल में बताते हैं। जी आई थिंक इनका बड़ा अच्छा सवाल था। और एक तो इनको जो एज है, इनकी एज ग्रुप ऐसे है जिसमें इशू हो सकता है, इनके वालिद साहब को भी मसला था। और ये जो मेडिसिन ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं वो ठीक मेडिसिन ले रहे हैं। आई थिंक या कार्विडा लें या टीनोलाल लें, दोनों एक ही फैमिली से मेडिसिन है। और वो 580 वाली जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो ठीक है, और हेल्प जो है वो लेते रहें। लेकिन एक चीज़ जो ये ज़रूर करवा लें कि एक ETT टेस्ट, एक्सरसाइज टेस्ट जरूर करवा लें। और बॉस को कहें कि आपको 8-10 दफ़ा बुलाया करें अपने ऑफिस में, ताकि 8-10 दफ़ा आप सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े, आपकी पूरे दिन की एक्सरसाइज वहाँ पे हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ETT जरूर करवा लें। ठीक है। हाँ, वो ETT आपकी जरूर होनी चाहिए। अगर ETT नॉर्मल है और आपको ETT के दौरान कोई तकलीफ नहीं होती तो फर्स्ट क्लास, ये आपकी अच्छी एक्सरसाइज है कि आप 3rd फ्लोर पे बॉस के पास जाते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपकी एक्सरसाइज हो रही है और इसी बहाने जो है वो आपकी कैलोरीज खर्च हो रही हैं, तो ये आपको करना चाहिए। और ये हम हमेशा से सबको एडवाइस करते हैं कि अगर आप ऑफिस एनवायरनमेंट में हैं तो फिर आपको चाहिए कि थोड़ी देर बाद आप ब्रेक लें, थोड़ा सा चलें, सीढ़ियाँ लें, ऊपर नीचे जाएं, इससे आपकी जो सेहत है वो बेहतर रहेगी। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अजरा बोल रही हूँ टेक्सला से। जी अजरा, सवाल पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम अजरा है, मैं टेक्सला से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब मैं दिल की मरीज हूँ। जी जी। मेरे दिल के पट्टे काम नहीं करते। एज क्या है आपकी? जी एज क्या है, उम्र क्या है? मेरी एज 50। अच्छा ठीक है, तो टेस्ट वगैरह हुए हैं, कोई दवाई दी है उन्होंने, किसी ने बताया आपको कि पट्टे काम नहीं कर रहे? जी दवाइयाँ दी हैं और उन्होंने बताया कि दिल के पट्टे नहीं काम कर रहे हैं। और कितने % काम करेंगे बताया? एको करवाया था? जी एको करवाया है, कितने % काम कर रहा है दिल? 30%। 30%, ठीक है। अच्छा, कोई मसला होता है, दिल में दर्द आता है, सांस फूलता है आपका? जी सांस भी फूलता है, मेरे जिस्म में जो है ना टांगों में सांस नहीं होता, मैं काम नहीं कर सकती हूँ। और मेरे फेफड़ा जो है ना, ये उल्टे हाथ वाला जो सीधे हाथ वाला फेफड़ा है, इसमें पानी भी पड़ गया है। ठीक है, जिस्म में भी पानी पड़ रहा है? जी फेफड़ों में पानी पड़ा है। जी पहले कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ? पहले कोई हार्ट अटैक हुआ है आपको? पहले तकरीबन 10-12 साल पहले वो मेरी बच्ची थी ना पेट में, तो उस वजह से मुझे ख्याल है थोड़ा सा हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है। डॉक्टर्स ने बताया या खुद से आपको महसूस हो रहा है? नहीं, डॉक्टर ने बताया। ठीक है, डॉक्टर ने बताया, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा, वॉक वगैरह करती हैं आप, एक्टिव हैं, वेट तो नहीं ज़्यादा? वेट मेरा जो है 75 किलोग्राम है। ठीक है, शुगर तो नहीं है आपको? जी शुगर नहीं है। अच्छा, लेकिन शुगर की कोई गोली, वो क्या कहते हैं लेग्जोजेन, और वो दे रहे हैं डॉक्टर साहब,
और मैं ज्यादा चल नहीं सकती हूँ, थक जाती हूँ। ठीक है जी सर। ये उन्हें कहीं कौन से आखिरी बच्चे की पैदाइश पे इन्हें सांस ठीक का है, मतलब से पट्टी ये कमजोर हुई? किस बच्चे की पैदाइश के बाद आपको ये मसला शुरू हुआ था? ये जो आखिरी ये आपका बच्चा हुआ है उसके बाद ये आपको हो रहा है? नहीं, मेरे बच्चे और नहीं, बस वो पहली बच्ची थी ना, तो उसमें मेरा बीपी हाई होने लग गया था। उसकी वजह से मुझे फिर जो है वो बच्ची मेरी पेट ही में फौत हो गई थी, तो थोड़े झटके मुझे लगे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि अटैक का थोड़ा झटका है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहा है? ठीक है, अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है आपका? कंट्रोल इतना नहीं ब्लड प्रेशर होता। ठीक है, बता सकती हैं कितना होता है? 120, 130 और नीचे वाला जो वो 80-90 तक होता है। और जब बच्ची पेट में थी उस वक्त कितना रहता था ब्लड प्रेशर? उस वक्त कितना था जब आप प्रेग्नेंट थी? इनको उस वक्त तो बहुत ज्यादा था, 180 तक, 160 तक, 70 तक ऐसे चला जाता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया सर। देखिए अब ये जिस तरह की पेशेंट हैं तो एक्लैम्शिया इनको बेसिकली हुआ है और प्री एक्लैम्शिया भी इनको था, जिसमें जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाता है और वही वाली बात है कि पेशेंट निगलेक्ट करता है या घर वाले उस तरह से केयर नहीं कर पाते हैं, वक्त पर डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, तो उसका नुकसान ये हुआ कि बच्चा भी ज़ाया हुआ और इनका दिल भी अफेक्ट हो गया है। तो अब इनको क्या करना चाहिए? देखिए ये टिपिकल एग्जांपल है। देखिए इनकी दिल के पट्टे कमज़ोर होने की दो वजूहत हो सकती हैं। एक इनका ब्लड प्रेशर, और जब बच्ची पेट में थी और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और उसको कंट्रोल नहीं किया गया। देखिए ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जिसकी अलामत कोई नहीं, पता नहीं चलता आपको कि ब्लड प्रेशर हाई है जब तक आप चेक ना करवाएं। और वो खामोशी से डैमेज कर रहा होता है और खामोशी के आपके दिल के पट्टे मार रहा होता है और आपका दिल बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर उसका EF या उसकी पंपिंग कम होती चली जाती है। दूसरा, कुछ ख्वातीन ऐसी होती हैं जो पैदाइश के वक्त उनके पट्टे कमज़ोर होते हैं, जिसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम या पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। ठीक है। और वेरी अनफॉर्चुनेट, और अगर शुरू में पकड़ा जाए तो काफ़ी हद तक उनके पट्टे जो है वो बेहतर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई वीकनेस बाकी रहती है। तो ये मैं पहले सोच रहा था कि शायद ये पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी वाला केस है, लेकिन ये इनको ब्लड प्रेशर था और अनट्रीटेड। ठीक है। वो जिस ब्लड प्रेशर का इलाज ना हो, आपने दवाइयाँ ना खाई हो, वो हार्ट को डैमेज कर देता है और हार्ट आपका बढ़ जाता है, एनलार्ज होता है, उसके पट्टे कमज़ोर होते हैं, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। तो ये वाली जो चीज़ है, अभी इनका हार्ट जो है नॉर्मली 60% काम करता होता है, जो एक नॉर्मल हार्ट काम करता है, इनका 30% काम कर रहा है। दैट मीन काफ़ी कमज़ोर हो गया। अब इनको जो चीज़ें करने, अब तो हो गया जो हो गया, अब उसको हम वापस नहीं ला सकते या इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब हमारी ये कोशिश होती है कि 30 से भी नीचे ना गिरे। ठीक है, वो ये है कि वेट को कंट्रोल करें, नमक का इस्तेमाल कम करें, तरकारी में थोड़ा नमक हो, आटे चाय में कोई नमक ना हो, किसी चीज़ के साथ नमक लगा के ना खाएं। वजन को इन्होंने हर सूरत में कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा कोई वजनी चीज़ नहीं उठानी। फेफड़ों में पानी भी पड़ रहा है, फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, नमक का बड़ा है। और फिर पेशाब जो आवर गोली है जो लेनी है, जो कि फेफड़ों में पानी ना पड़े, और वो वाली जो है गोली वो बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर साहब से वो तजवीज़ करवाएं। और कोशिश ये करें कि इन दवाइयों के साथ अपनी एक्सरसाइज करें, कम से कम चहल अपनी स्पीड के हिसाब से आधा घंटा आप घर के अंदर इस फैन में जो है चहलकदमी कर लिया करें, और जो आपका स्टेमिना बढ़ता जाए उस हिसाब से आप जो है वॉक वाला जो टाइम है वो बढ़ा सकते हैं। और इसी वजह से सर हम हमेशा से अपने पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो उससे पहले अपने बेसलाइन टेस्ट ज़रूर करवा लें, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर ज़रूर चेक करवा लें, ताकि आपको पता हो कि प्रेगनेंसी से पहले आपका ब्लड प्रेशर कहीं रेज तो नहीं है। क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उनको बहुत सारे मसाइल जो होते हैं वो उनको भी अफेक्ट करते हैं और उनके बच्चे को भी। यहाँ पर लास्ट कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नवाज बात करता हूँ मतनी से, मतनी पेशावर से जी। मैडम मेरा यह सवाल है कि दिल को जो सेहतमंद रखने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए कि दिल इस चीज से बचना चाहिए, यानी जो कोलेस्ट्रॉल हो या हार्ट अटैक हो, इस चीज से बचना है, क्या तरीकाकार है कि इस चीज से बच जाए? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बड़ा अच्छा आपका सवाल है और इस सवाल से बहुत सारे लोगों की मदद होगी। जी बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक ये मैसेज ऐसा है कि खुराक क्या होनी चाहिए अगर आपने दिल की मर्ज से बचना है। बड़े अच्छे हमारे लास्ट कॉलर हैं, क्योंकि इनका जवाब देते देते हम मैसेज भी दे देंगे। जी उसमें एग्जैक्टली। देखिए जी, आप हमेशा अपनी खुराक दा रखें। आपकी खुराक में गोश्त का इस्तेमाल कम होना चाहिए। बड़ा गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन थोड़ा करें, कि उसमें चर्बी ज़्यादा होती है और उसमें जिन लोगों को यूरिक एसिड
या किडनी का मसला हो, उनके लिए नुकसानदेह होता है। तो हफ्ते में कोशिश करेंगे, आजकल वैसे भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हफ्ते में 3 दिन गोश्त खा सकते हैं, छोटा मुर्गी का या मछली का। अगर मछली नहीं खानी तो मुर्गी खा लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपका इस्तेमाल सब्जियों का होना चाहिए और दालों का होना चाहिए। और खुश्क रोटी आप इस्तेमाल करें, पराठा कभी कभी इस्तेमाल करें, तली चीज़ें आपकी कम होनी चाहिए। जो मौसमी फ्रूट है वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा, उसी में इलाज है। जो मौसमी सब्जी है वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा, उसी में इलाज है। जो सलाद है उसी में आपका इलाज है और आपकी सेहत बेहतर होती है। दूध का 1 गिलास आप रोज़ाना पी सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी रोज़ाना खा सकते हैं। जवान आदमी है, दिल की तकलीफ नहीं है तो रोज़ाना अंडा खा सकते हैं जर्दी समेत। तली चीज़ें कम से कम होना चाहिए। होटल वाला खाना कभी कभार खाएं, हमेशा घर का खाना खाएं और जिसमें से तली कम हो। और क्योंकि होटल वाला जो खाना होता है उसमें एक तेल, गलत किस्म का तेल इस्तेमाल होता है, सस्ता तेल इस्तेमाल होता है, फिर उस तेल को बार बार इस्तेमाल किया जाता है, वो नुकसानदेह और एक जहर आपके लिए बन जाता है। और आपकी वो जो खुराक आप उधर खाते हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और रोज़ाना कम से कम आधा घंटा पैदल चले, सिगरेट कभी ना पिए, वज़न ना बढ़ने दें, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज यही है कि आपने चलते फिरते रहना है, खाने में एहतियात करनी है। जिस तरह कि सर ने बताया कि मौसमी फ्रूट और मौसमी जो सैलड होता है इसका इस्तेमाल भी बहुत बेनिफिशियल है आपकी सेहत के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।